हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। अगर हिंदी में बात करें तो सब्सिडियरी अलायंस को हम बोलते हैं सहायक संधि, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है हड़प की नीति। तो आज हमें हड़प की नीति और सहायक संधि के ऊपर चर्चा करनी है। काफ़ी विस्तार में तो नहीं, लेकिन टू द पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने कई सारे टॉपिक्स टू द पॉइंट आपके लिए कवर किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं जहाँ पे पोर्चुगल्स के बारे में, डच, डेनिश, ब्रिटिशर्स, है ना, और मराठा वॉर के बारे में, मैसूर वॉर के बारे में सभी कुछ बातें मैंने वहाँ पे की हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। आखिरकार ये सब्सिडियरी अलायंस होती क्या है। हम हमेशा अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत वेलेज़ली ने की थी। वेलेस्ली ने की थी, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की थी। ऐसा हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, बट ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अगर हम पूरी सही कहानी को यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, जब हमारे देश में फ्रांसीसीज गवर्नर ड्यूप्लेक्स आया हुआ था, हमारे देश में जब फ्रांसीसीज गवर्नर ड्यूप्लेक्स आया हुआ था, तो ड्यूप्लेक्स क्या देखता है यहाँ पर कि यार भारत में तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं, बहुत सारे राजा महाराजा हैं, और ये लोग ही आपस में लड़ते मरते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई राजा है वो बहुत अमीर भी है, लेकिन उसके पास प्रॉपर आर्मी नहीं है लड़ाई करने के लिए। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, जब किसी राजा को ज़रूरत हो, लड़ाई करने की ज़रूरत हो, तो मैं अपनी आर्मी रेंट पर उनको दूं और बदले में बहुत सारा पैसा कमा लूं। बिल्कुल वैसे जैसे बुक माई शो होता है, वैसे उसने एक एप्लीकेशन खोल के रखा था, बुक माई आर्मी। और जब ज़रूरत हो तो आर्मी को लो, रेंट पे करो और बस बढ़िया हमारी आर्मी को एंजॉय करो। तो ये कहानी सबसे पहले ड्यूप्लेक्स ने शुरू की थी। फ्रांसीसीज गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने सबसे पहले अपनी आर्मी को रेंट पे देना शुरू किया था। मतलब एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो रूप है सब्सिडियरी अलायंस का, वो शुरुआत ड्यूप्लेक्स ने की थी। तो आपको ड्यूप्लेक्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे। अगले जो गवर्नर आते हैं वो होता है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। आप लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चतुर चालाक टाइप का व्यक्ति था, ये बात भी आपको पता है। हमारा जो प्लासी का बैटल होता है उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव होता है। और फिर जब इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि, याद आया 1765 में इलाहाबाद की जब ट्रीटी होती है तब रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। और इलाहाबाद की ट्रीटी में आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से सब्सिडियरी अलायंस साइन कराई गई थी अवध से। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध से एक तरीके से सब्सिडियरी अलायंस को साइन करवाया था, क्योंकि अवध को उसने कहा था कि आप अपनी आर्मी नहीं रखोगे, आपके राज्य में हमारी सेना रहेगी और हमारी सेना का जो भी मेंटेनेंस है, उनका रहना खाना पीना सब कुछ आप देखोगे। तो ये भी तो सब्सिडियरी अलायंस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो देखिएगा, पहले ड्यूप्लेक्स ने शुरू की थी, फिर कुछ हद तक अवध के रीजन में रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे, और फुल फ्लेज मतलब पूरे बड़े विस्तार रूप में पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करने का काम सब्सिडियरी अलायंस का किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था। इसलिए जब भी हम बुक्स में बात करते हैं तो वेलेस्ली के बारे में बात करते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या होती है, क्या टर्म्स है, कंडीशन है, क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट्स है। वो सारी कहानी को भी हम समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कॉटन मिल 19th सेंचुरी के आसपास सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर लगाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र हो गया, सूरत हो गया, गुजरात, मतलब यहीं पर तो आपका कॉटन और टेक्सटाइल बिजनेस ज़्यादा होता था। तो इसलिए 19th सेंचुरी में सबसे अधिक मात्रा में जो कॉटन मिल लगाई गई थी वो महाराष्ट्र में लगाई गई थी। अब किसकी फैक्ट्री कहाँ पर थी, फ्रांसीसीज की कहाँ थी, पोर्चुगल्स की कहाँ थी, तो इसके लिए आपको वो आगे के 4 वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने सारे की फैक्ट्रीज के बारे में बताया कि मसूलीपट्टनम में किसकी है, सूरत में किसकी है, त्रवाणकोर में किसकी, वो सारी कहानी वहाँ पे मैंने की हुई है। ओके है। अब बात करते हैं आज के नोट्स के बारे में। तो नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं कॉपी पेन लेकर, अदरवाइज आज की क्लास की जो पीडीएफ होगी वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वेबसाइट से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, सो क्या था ये सब्सिडियरी अलायंस? तो देखिएगा,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए भारत में आई थी, और भारत की जब दशा को उसने देखा कि यहाँ तो राजा आपस में ही लड़ रहे हैं और यहाँ पर वो पॉलिटिकल एडवांटेज भी ले सकते हैं, तो उन्होंने अपनी इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया, भारत में अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के साथ साथ राजनीति करना शुरू कर दी, दीवानी राइट्स लेना शुरू कर दिए, और जो टेरिटरीज थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको कब्जाना भी शुरू कर दिया। इसके लिए आपको 3 पॉलिसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन आज हम केवल 2 पॉलिसीज के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत या फिर हड़प की नीति, एंड दूसरी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच को आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं सब्सिडी अलायंस के बारे में और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो सब्सिडी अलायंस बेसिकली थी क्या? तो सब्सिडी अलायंस में बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं, तो जो प्रिंसली स्टेट हैं और जो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, क्यों ना उनके एरिया पे हम अपनी आर्मी को रखें, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा था, यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था ब्रिटिश आर्मी का। ब्रिटिश बहुत सारे सैनिकों को लेकर भारत में आ रही थी और भारतीयों को भी ब्रिटिश आर्मी में शामिल कर रही थी। अब इतनी बड़ी आप सब सेना रखोगे, आर्मी रखोगे, तो उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, और ब्रिटिशर्स इस तरीके का कोई भी खर्चा करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पे जब लॉर्ड वेलेस्ली आए और जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1798 से लेकर 1805 के बीच में, और तब वो भारत में सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और सब्सिडी अलायंस का सबसे पहला जो शिकार बना था वो थे कौन? सबसे पहले शिकार बने थे आपके निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम को सबसे पहले शिकार बनाया गया था 1798 में। सब्सिडी अलायंस साइन करने वाले, सहायक संधि को साइन करने वाले हैदराबाद के निज़ाम थे। ठीक है, इतनी चीज़ें। और मैंने फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स के बारे में और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे चुकी है। अब क्या फीचर्स थे सब्सिडी अलायंस के? तो देखिए, सब्सिडी अलायंस में क्या होता था, सबसे पहली चीज़ तो इंडियन जो रूलर्स थे, जो भी सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन करते हैं, उसमें साइन करते हैं, तो उन्हें अपनी खुद की आर्मी को डिसॉल्व करना होता है। वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेंगे, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वॉर के समय दूसरे राजाओं से लड़ाई करनी, कोई टेंशन नहीं, हमारी आर्मी आपके एरिया में रहेगी। तो ब्रिटिश फोर्स जो है वो उनकी टेरिटरी में रहेगी और उनको खुद की आर्मी को डिसॉल्व करना यहाँ पे पड़ेगा। अब जब ब्रिटिश फोर्सेस उनकी टेरिटरी में रहेंगी, तो ब्रिटिश फोर्सेस को पे करने का काम, उनको सैलरी देना है, उनके मेंटेनेंस का काम है ना, वो सारा काम कौन करेगा? वो पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट करेगा जिनके राज्य में वो लोग रहेंगे। ठीक है, इसके बदले में ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी? इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट एनी फॉरेनर अटैक। कोई भी दूसरा राजा उन पे अटैक करता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम ब्रिटिश आर्मी करेगी, और राज्य के अंदर ही कोई रिवॉल्ट हो जाता है, कोई इंटरनल रिवॉल्ट हो जाता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन देने का काम ब्रिटिश आर्मी करेगी। बस आपको आपकी सेना यहाँ पे डिसॉल्व करनी है और हमारी सेना आपको रखनी है, और उसका मेंटेनेंस भी आपको देखना है। साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो, या ब्रिटिश जो भी ऑफिसर्स है, वो किसी भी तरीके से आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर्स नहीं करेंगे, मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप इंटरनल कौन सी राजनीति बना रहे हैं, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट, ये बात भी यहाँ पे कही। बट ये कहा गया कि आपके जब मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, आपका जो कोर्ट होता है, वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट जरूर रहेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पर रहेगा, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं, वो चुपचाप वहाँ पर बैठेगा, आपकी इंटरनल मैटर्स में वो कोई भी डिस्प्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये तो वही बात हो गई, जब यहाँ पे मीटिंग चल रही है, मिनिस्टर बैठे हैं, वो जो पॉलिसी बना रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ब्रिटिशर्स के पास तो पहुंच ही रही है, और ब्रिटिशर्स फिर उस हिसाब से काम करना शुरू करेंगे कि उस राजा की ये पॉलिसी है, अब हमें इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो उन्होंने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी रख दिया। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि कोई भी यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट या इंडियन स्टेट है जो कि सब्सिडी अलायंस को साइन करता है, वो किसी भी दूसरे स्टेट के साथ कोई और ट्रिटी साइन नहीं करेगा, किसी दूसरी फॉरेनर पावर या किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी के साथ कोई भी संधि साइन नहीं करेगा। मतलब आपका जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स रहेगा, जो भी विदेशी मामला रहेगा, वो हम देखेंगे, आप अपने इंटरनल मैटर को सुलझाइए, एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी होगा वो हम देखेंगे। अगर आप किसी के साथ आप खुद से संधि नहीं कर सकते हो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डील नहीं कर सकते, कहीं भी आप खुद से जाके लड़ाई नहीं कर सकते, किसी दूसरे राजा की टेरिटरी को हमारी परमिशन के बिना एक्वायर नहीं कर सकते, मतलब पूरा एक्सटर्नल अफेयर्स हम देखेंगे, हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा, इंटरनल अफेयर्स को आप देख लिए। ये बात सब्सिडी अलायंस में कही गई थी।
अगली बात यहाँ पे कही गई थी कि ब्रिटिशर्स को छोड़कर दूसरे जो यूरोपियंस हैं, चाहे वो डच हो, फ्रांसीसीज हो या पोर्चुगल्स हो, किसी भी फॉरेन नेशनल्स को आप नौकरी पे नहीं रखेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। ठीक है, अगर आपको नौकरी देनी है तो ब्रिटिशर्स को दो, अपने लोगों को दो, लेकिन किसी भी फॉरेनर्स को, किसी भी यूरोपियन कंपनी के व्यक्तियों को आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट या नौकरी नहीं दोगे। बेसिकली इनका उद्देश्य था जो फ्रांसीसीज पावर लगातार इंक्रीज हो रही थी उनको क्रश करना। ठीक है, तो फ्रांसीसी पावर का इन्फ्लुएंस ये लोग खत्म करना चाहते थे। फिर लिखा है द इंडियन स्टेट कुड ऑल्सो नॉट इंटर एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विद अनदर इंडियन स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। कोई और दूसरा, आप किसी दूसरे राजा के साथ कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं बनाएंगे हमारी अप्रूवल के बिना। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपनी सारी पावर धीरे धीरे खो दी, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स की पावर्स हो गई, मिलिट्री पावर्स हो गई, है ना, किसी को एम्प्लॉयमेंट करने की पावर्स हो गई। तो एक तरीके से उनके हाथों को काट दिया गया था जिन लोगों ने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। ही वर्चुअली लॉस्ट ऑल इंडिपेंडेंस एंड बिकम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे या इंडियन स्टेट थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था, वो कैसे बन गए? ब्रिटिश आधिपत्य वाले राज्य बन गए, मतलब ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में वो लोग स्टेट आ गए। क्लियर? तो इस तरीके से सब्सिडी अलायंस की कुछ कंडीशंस थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे इम्पैक्ट ये हुआ जब आपने बोल दिया कि आप अपनी आर्मी को डिसॉल्व कर दो, हमारी आर्मी आपके रीजन में रहेगी, टेरिटरी में रहेगी। तो जो लोग उनकी आर्मी में थे वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो तो बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है ना। इसके अलावा होता क्या था, अब आपने सब्सिडी अलायंस साइन करा ली, आपकी सेना, हमारी सेना जो है वो आपकी टेरिटरी में रहने लगी। ठीक है, अब सेना जब आपकी टेरिटरी में रह रही तो आप उसका मेंटेनेंस दे रहे हो, उसका खर्चा पानी देख रहे हो, और खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। अगर कोई प्रिंसली स्टेट या कोई इंडियन स्टेट वो खर्चा नहीं दे पा रहा है, वो सेना का खर्चा नहीं दे पा रहा है, तो बदले में ये ब्रिटिशर्स कुछ टेरिटरी का हिस्सा अपने नाम करा लेते थे, है ना। कुछ टेरिटरी क्या कर लेते थे? अपने नाम ले लेते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद के निज़ाम के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में जो है वो सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन किया और इन्होंने 6 बटालियंस को अपनी टेरिटरी में अपने प्रोटेक्शन के लिए रखवाया। ठीक है, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, भला चंगा चल रहा था और ये लोग अपना मेंटेनेंस भी देख रहे थे। बट आगे जाके निज़ाम को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, कितना बड़ा जो पैसा है वो मेंटेनेंस में, आर्मी की मेंटेनेंस में जा रहा है। उसके बाद क्या किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, जो बरार का कुछ रीजन था ना, टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी थी बदले में। किसके लिए? जो 6 बटालियंस उसने रखी थी उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो इस तरीके से भी ये लोग करते थे, अगर पैसा नहीं दे पाते थे तो अपनी टेरिटरी को भी दे देते थे। इस तरीके से अधिक मात्रा में जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स की होना शुरू हो गई थी। यहाँ पर आप कुछ इंडियन स्टेट देख सकते हैं जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। तो सबसे पहले 1798 में सब्सिडी अलायंस को साइन किया गया था हैदराबाद के द्वारा। अब कोई राजा अगर सब्सिडी अलायंस को साइन करने से मना कर देता था तो वो उनसे लड़ाई करने लगते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1799 में हुआ क्या था, टीपू सुल्तान को वेलेस्ली ने कहा कि आप जो है वो सब्सिडी अलायंस को साइन कर दो। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, इसका रिजल्ट हुआ था 4th नंबर का मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर। और 4th नंबर का जो मैसूर एंग्लो वॉर हुआ था उसमें आपको पता है टीपू सुल्तान मारे गए थे। और टीपू सुल्तान के बाद अगले जो हिंदू राजा थे वाडियार डायनेस्टी के, उनको यहाँ पे एक राजा बना दिया गया था मैसूर का और उनसे सब्सिडी अलायंस को साइन करा लिया था। इस तरीके से मैसूर भी 1799 में सब्सिडी अलायंस का हिस्सा बन गया। फिर 1799 में तंजौर को भी बनाया। अवध 1801, पेशवा, तो यहाँ पर आप लोग ने 1802 में सुना होगा भसीन की ट्रीटी, भसीन की संधि जो कि पेशवा ने की थी। तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने भसीन की संधि साइन की थी और वो भी एक तरीके से सब्सिडी अलायंस ही थी। तो यहाँ पे पेशवा मतलब पुणे का जो रीजन है वो 1802 में सब्सिडी अलायंस का हिस्सा बना। बाद में दूसरे जो मराठास थे जैसे कि सिंधिया 1803 में, गायकवाड़ 1803 में, फिर आपका यहाँ पे जो ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद आपके जो होलकर्स है 1805 तक, वो भी सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन कर सके थे। तो जैसे कि हम आज अपने मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही उस तरीके से सभी जो प्रिंसली स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट थे लगातार सब्सिडी अलायंस को उसी तरीके से डाउनलोड कर रहे थे। अब जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है उनको डाउनलोड कर रहे थे अपनी टेरिटरी में। बिल्कुल बड़ा ही आसान ब्रिटिशर्स को ये सारी चीज़ें लगने लगी थी। तो आप इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं, ये वो सारे स्टेट्स हैं। ये तो कुछ ही स्टेट है, बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को मतलब सहायक संधि को ज्वाइन किया था। गायकवाड़, सिंधिया, पेशवा, होलकर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सारी घटना यहाँ पे सीखी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम हड़प की नीति भी बोलते हैं, इसे हम व्यवगत का सिद्धांत भी बोलते हैं
और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो बनाया गया था वो किसी भी व्यक्ति को एडॉप्शन करने से रोकता था, कि कोई भी राजा है वो किसी भी बच्चे को एडॉप्ट नहीं करेगा हमारी परमिशन के बिना। एडॉप्ट करने को आप क्या बोलते हो, गोद लेना बोलते हो, इसलिए इसे गोद निषेध नियम भी कहा जाता है, इसलिए इसे गोद निषेध नियम भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लोगों ने क्या समझा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम हड़प की नीति भी बोलेंगे, व्यवगत का सिद्धांत भी बोलेंगे और गोद निषेध नियम भी बोलेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया था डलहौजी, ठीक है ना। डलहौजी केवल 36 ईयर्स का था जब वो भारत का गवर्नर बन जाता है, और ये 1848 से लेकर 1856 तक जो है वो भारत का गवर्नर रहता है। और 1856 के बाद ये चला जाता है बढ़िया इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाके अपने दोस्तों को अपनी महानता के किस्से जब वो सुना रहा होता है ना, तो भारत में पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, भारत में बैकग्राउंड तैयार हो चुका होता है 1857 के रिवॉल्ट का। तो इसमें डलहौजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसकी बहुत अधिक ऐसी पॉलिसी थी जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारी बातों को भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डलहौजी की मैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जब कहानी शुरू करूँ तो उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1848 में डलहौजी ने। और डलहौजी के अकॉर्डिंगली भारत में 3 प्रकार के स्टेट थे। 3 प्रकार के स्टेट कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डलहौजी कहता है कि पहले वो स्टेट है जो फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट है मतलब जिनको ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उन्होंने कभी ब्रिटिशर्स की कोई हेल्प ली है, वो अपना इंडिपेंडेंट आर्मी रखते हैं और इंडिपेंडेंट रूल करते हैं। ऐसे स्टेट कौन है? फ्री स्टेट है। और फ्री स्टेट से ना हमें कोई मतलब है ना उनको हमसे कोई मतलब है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लेकर आए हैं ये फ्री स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होता, फ्री स्टेट्स पे, फ्री राजाओं पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरे स्टेट कैसे हैं? तो दूसरे स्टेट इन्होंने कहा जो है वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट है मतलब जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन कर रखा है, या किसी तरीके से वो ब्रिटिशर्स की मदद लेते हैं या ब्रिटिशर्स की आर्मी की वो मदद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेट कौन है? प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। तीसरे हैं आपके डिपेंडेंट स्टेट। तीसरे कौन से हैं आपके? डिपेंडेंट स्टेट है जो पूरी तरीके से अंग्रेजों पर डिपेंडेंट है। वहाँ के राजा को, वहाँ के नवाब को हमने ही बिठाला है और वो हमारे इशारों पे ही काम करते हैं, मतलब कठपुतली नवाब वाली कंडीशन है। तो वो तीसरे स्टेट है जो कि डिपेंडेंट स्टेट है। तो हम जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आ रहे हैं ना वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट पे ही एप्लीकेबल होगा। फ्री स्टेट के लिए कोई भी क्लॉजेस यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गई इतनी? चलो अब आगे क्या कहानी कही गई। तो इन्होंने ये कहा कहानी में, इन्होंने आगे कहानी में क्या कहा, जो आपके प्रोटेक्टेड स्टेट है, मान लेते हैं कोई प्रोटेक्टेड स्टेट है आपका और उसके जो राजा हैं जो उनका कोई भी संतान नहीं है, उनका अपना कोई भी बेटा नहीं है, तो वो अपने किसी बेटे को मतलब किसी बच्चे को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही ऐसा ही चला आता था ना, जब तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था तब तक क्या होता था, तब तक कोई भी राजा महाराजा जिनकी कोई भी संतान नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है, तो वो क्या करते थे, किसी बच्चे को गोद ले लेते थे, उस बच्चे का पालन पोषण करते थे, बड़ा करते थे, उसको शिक्षा देते थे और उसके बाद अगला सक्सेसर उसको ही बना देते थे, अगला उत्तराधिकारी उसको ही बना देते थे। ये बहुत पुरानी परंपरा हमारे देश में चली आ रही थी, है ना। सारे राजा महाराजा कुछ इस तरीके से ही काम करते थे। तो यहाँ पर डलहौजी ने कहा कि जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम आपके अडॉप्ट करने पे रोक नहीं लगा रहे हैं, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और अडॉप्ट करने के बाद जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी जैसे कि गहने हैं, वस्त्र हैं, उन पे तो उस बच्चे का अधिकार होगा, लेकिन राज्य पे उत्तराधिकार का अधिकार उसे नहीं होगा। अगर आप उसे अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर हमने उसे परमिशन दी, अगर हमने परमिशन दी तो ही आप उसे उत्तराधिकारी मानेंगे। क्लियर है? मतलब आपके जो गोद लेने का अधिकार है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब आपको ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद लेने से पहले, ठीक है। इतनी चीजें हैं। डिपेंडेंट स्टेट के लिए तो बिल्कुल रूल खत्म ही कर दिया था। डिपेंडेंट स्टेट को बोल दिया गया कि अगर आपका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करोगे, ठीक है। और वो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी बन जाएगी, आपकी टेरिटरी हमारी टेरिटरी बन जाएगी अगर आपका कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं है। तो डिपेंडेंट स्टेट के लिए तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। क्लियर है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो था सतारा।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सबसे पहला शिकारी था वो कौन था? सतारा था। सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए यहाँ पे 1848 में ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बना लिया गया था। सतारा आप सभी को पता है कि जब आपके छत्रपति साहू जी थे, उन्होंने 1674 में सतारा की स्थापना की थी और अपनी कैपिटल यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे सतारा को जो है वो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बना दिया था। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? चलिए अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं। अगली बात करते हैं फीचर्स। तो फीचर्स मैंने बता दिए हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन द प्रिंसली स्टेट हैड रिचुअल मेथड ऑफ एडॉप्शन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरी। तो जब तक ये व्यवगत का सिद्धांत नहीं आया था तब तक तो प्रिंसली स्टेट एडॉप्शन के मेथड को ही फॉलो करते थे, ये इनका रिचुअल था। इसके अलावा जब इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया तो यहाँ पर इन्होंने जो अगर लीगल मेल हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, तो एडॉप्शन के राइट्स को रोक लगा दी थी। प्रोटेक्टेड स्टेट को परमिशन लेनी पड़ती थी और हालांकि ये लोग परमिशन देते नहीं थे क्योंकि ये लोग जानते थे परमिशन नहीं देंगे और किसी व्यक्ति को ये उत्तराधिकारी बना देंगे तो उस टेरिटरी को हम अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ये लोग परमिशन देते नहीं थे और डिपेंडेंट स्टेट के लिए तो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था तो कि आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो पहला कहाँ हो गया? पहला हो गया आपका 1848 में सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुआ था सतारा। और उस समय सतारा में जो शासक थे वो थे अप्पा साहेब। कौन थे? अप्पा साहेब। अप्पा साहेब का कोई भी मतलब बच्चा नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चे को जो है वो गोद लेके रखा हुआ था। और जब 1848 में अप्पा साहब की डेथ हो जाती है तो उनका जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आपने जो एडॉप्शन किया है वो इलीगल है, वो सही तरीके से नहीं है, कुछ उसमें मिसकंडक्ट हुआ है, इसलिए हम आपका जो बच्चा गोद लिया है उसको उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं और सतारा को जो है ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बना लेते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज़ें? ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको बता दिए हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा, डलहौजी ने कहा कि आपका जो नेचुरल हेयर है तब तक तो ठीक है, आपका कोई एडॉप्टेड सन है तो उसको तो हम उत्तराधिकारी मानेंगे नहीं, और अगर आपको हम कोई पेंशन देते हैं तो हम आपके उस बच्चे को कोई भी पेंशन नहीं देंगे, हम आपके उस बच्चे को कोई पेंशन नहीं देंगे। जैसे कि आप लोगों ने नाना साहब की कहानी सुनी होगी, तो नाना साहब के साथ यही हुआ था कि नाना साहब तो गोदली हुए थे और जब वो पेशवा मतलब पेशवाई करते हैं तो उस समय ब्रिटिशर्स उनको पेंशन देने से मना कर देते हैं और यही कारण होता है कि नाना साहब फिर 1857 के रिवॉल्ट में फाइट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेट, जैसे कि सतारा मैंने बता दिया 1848 में। सतारा के बाद जैतपुर और संभलपुर, संभलपुर और जैतपुर, जैतपुर जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1850 में। फिर अगला एक है बघाट। बघाट आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, 1850 में इसको एनेक्स कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। फिर है आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद है झांसी। तो आप लोगों ने सुना होगा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये आप लोगों का रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहा था। हुआ ये था, जो गंगाधर राव थे, झांसी के रूलर थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है और गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना बेटा नहीं होता, तो उन्होंने एक बेटे को दत्तक पुत्र मतलब एक एडॉप्शन किया होता है। तो गंगाधर राव की डेथ के बाद झांसी की रानी जो है वो अपने उत्तराधिकारी किसे बनाती है? जो एडॉप्टेड सन होता है उसे बनाती है, और ये बात मानने से मना कर देते हैं ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत एनेक्स कर लेते हैं। यही रीज़न है कि रानी की झांसी जो है, झांसी की रानी जो है वो 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और कौन से स्टेट हैं? तो नागपुर एक बहुत बड़ा स्टेट था, नागपुर। तो नागपुर को भी एनेक्स करने का काम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से किया था किसने? डलहौजी ने। इतनी चीज़ें क्लियर है। It was as per this policy that Nana Sahib, the adopted son of the Maratha Peshwa Bajirao II, was denied his title and the pension। जैसा कि मैंने कहा था, adopted son को उत्तराधिकार भी नहीं माना जाता था और पेंशन्स के राइट भी बंद कर दिए जाते थे। क्लियर इतनी चीज़ें? अब कोई ऐसा स्टेट जो कि इनकी बात ना माने कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं मानते, या फिर जो इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कंडीशन में फुलफिल नहीं होता, मतलब उसका सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी एडॉप्टेड सन भी नहीं है, एडॉप्टेड सन भी नहीं है, नेचुरल हेयर ही है, नेचुरल हेयर भी है ना, उत्तराधिकारी भी इनका प्रॉपर है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कंडीशन को ये लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो इस टेरिटरी को चाहते हैं, तो ये कुछ भी तगड़म करके जो है उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अवध, अवध के साथ बेचारों के साथ ऐसा ही किया। अवध का जो नवाब था वो तो ऑलरेडी कठपुतली नवाब ही था, वो तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के सारे पे ही काम कर रहा था,
ठीक है ना, क्योंकि अवध पे पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, पूरे एक्सटर्नल अफेयर्स वही देख रहा था ब्रिटिशर्स, आर्मी भी अवध में किसकी थी, ब्रिटेन की ही थी। तो अवध में कहा गया कि अवध का जो राजा है वो अपनी इंटरनल अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है। और अवध का उस समय जो राजा था 1856 में, वो कौन था, वाजिद अली शाह था। कौन था, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह था उस समय। और कहा गया यहाँ पे कि अवध का जो राजा है वो प्रॉपरली अपनी इंटरनल अफेयर्स को नहीं कर पा रहा है, मिसकंडक्ट का आरोप उस पर लगाया। आउटरम की रिपोर्ट तैयार करी और मिसकंडक्ट का यहाँ पे कि मिस मैनेजमेंट का आरोप जो है वो अवध पे लगाया और अवध को भी ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। यही रीज़न है कि अवध भी 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और जब प्रिंसली स्टेट काफ़ी नाराज़ चल रहा है, झांसी नाराज़ चल रहा है, नाना साहेब नाराज़ चल रहे हैं, अवध नाराज़ चल रहा है कि ये क्या हो रहा है ना, क्यों हमारी टेरिटरी को एनेक्स किया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो इसलिए ये लोग 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। The term of policy were get great aggression and it was सुरेन साई। सुरेन साई एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे ओडिशा से और उन्होंने सबसे पहले वॉइस उठाई थी अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और फाउंडेशन रखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है ना। तो सुरेन साई ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है और हड़प की नीति के अलावा आपका सब्सिडी अलायंस सहायक संधि क्या है। ये वो सारे स्टेट्स हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कब्जाया गया था। भागाट पंजाब का रीजन है, ये उदयपुर का रीजन, सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, अवध, संभलपुर, ये सारे वो रीजन्स हैं। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ। तो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। सब्सिडी अलायंस सिस्टम क्या था। पहला कंडीशन लिखी है एन इंडियन रूलर हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप इन द स्टेट। इंडियन रूलर को ब्रिटिश ट्रूप को अपने राज्य में रखना होता था। इसके अलावा उनको मेंटेनेंस भी देना होता था, मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप, बिल्कुल सही बात है। द रूलर कुड नॉट फाइट और साइन ट्रिटी विद एनी अदर पावर। ये जो रूलर्स थे वो किसी दूसरे के साथ ना वॉर कर सकते थे, ना ही किसी दूसरे राजा के साथ संधि साइन करते सकते थे विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द एक्सपेंसेस ऑफ लोकल रूलर। तो बिल्कुल लोकल रूलर की मदद से बहुत बड़ी आर्मी रखी थी भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो चौथा, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडर द ब्लैंक द ब्रिटिश एनेक्स द टेरिटरी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल हेयर टू द थ्रोन। अगर नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं प्रेजेंट है तो उस टेरिटरी को एनेक्स करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया था। किसके अंतर्गत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोविंस एनेक्स थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर। उदयपुर को बिल्कुल एनेक्स किया था, अवध को किया था, झांसी को भी किया था। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन बेसिकली कैसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन ने सब्सिडी अलायंस साइन की थी, किसने सब्सिडी अलायंस साइन नहीं की थी, या किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर शामिल हो गया था, कौन शामिल नहीं हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 1857 के रिवॉल्ट्स के बारे में, 1857 के हीरोज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।